जय हिंद दोस्तों। तो हाजिर हूँ मैं सामने आपके और लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो एक नए मोटिवेशन के साथ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे एम एस वर्ड और उसके वन लाइनर्स और उसके शॉर्टकट्स जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द पर्पज ऑफ यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा जो है ये पार्ट नंबर सेकंड है। ये क्या है, हमारा पार्ट सेकंड है पार्ट फर्स्ट वन लाइनर्स का। ठीक है, पार्ट फर्स्ट वन लाइनर्स का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं उसके भी मैंने एक वीडियो अपनी बना दी है। उसको आप लोग जा करके जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा हमारे इस चैनल पर। ठीक है, वहां पर आपको सारी चीजें मतलब एवरीथिंग अबाउट जो हमारा नेटवर्किंग होता है और हमारी जो इंटरनेट होती है इन सब के बारे में आपको हर चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको जाकर के जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और उसके बाद अब यहां पर मैं लेकर के आया हूं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में क्या हम पढ़ेंगे, पार्ट नंबर सेकंड में हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड और उसके वन लाइनर्स और उसके शॉर्टकट्स। हो सकता है कि वीडियो हमारी ये थोड़ी लंबी हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल वन लाइनर्स कितने हैं, 71। टोटल हमारे पास वन लाइनर्स कितने हैं, 71। तो हो सकता है कि ये वीडियो लंबी जाएगी ही जाएगी। यहाँ पर हम पूरे के पूरे शॉर्टकट्स एमएस वर्ड में जितना वन लाइनर्स बन सकता है वो सबको जो कि इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीजें आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट लाइनर के ऊपर। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 100% श्योर हूं मैं कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड से जितने भी आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे इन्हीं वन लाइनर्स में से ही होंगे। यानी एमएस वर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर से हमारे साथ 71 जो ये आपके वन लाइनर्स हैं, आप सिर्फ अगर इनको सिर्फ प्रिपेयर कर लें तो आपका जो एमएस वर्ड का टॉपिक है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए वो आपका कवर अप पूरा का पूरा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं शिवांश सर आपका, आप जुड़े हैं मिशन विद आकाश के साथ। आज के अपना फर्स्ट लाइनर के ऊपर चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट लाइनर है हमारा ये कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड पार्ट्स ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड क्रॉपिंग। यानी छवि के अवांछित भागों को हटाने की प्रक्रिया को क्रॉपिंग कहा जाता है। यानी क्रॉपिंग क्या होता है, जो हमारी फोटोज होती हैं, कोई हमारी फोटो है, ठीक है, उस फोटो पर जो भी हमारा जैसे जो भी हमारे अनवांटेड पार्ट्स हैं, जैसे कि जब हम लोग अपनी जो फोटो खिंचाने जाते हैं जो उसे वो बोलते हैं ना पासपोर्ट साइज फोटो, तो पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है उसमें जब हम लोग उसको किसी फॉर्म पर लगा रहे होते हैं, किसी हमारे लीगल फॉर्म पर जॉब एप्लीकेशन पर लगा रहे होते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे पास मतलब कि जो अनवांटेड पार्ट होता है उसका उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। चाहे वो ऊपर से हो, चाहे वो साइड से हो, चाहे वो इस साइड से हो, चाहे वो फिर इस साइड से हो, हम लोग सिर्फ अपना जो मेन पार्ट होता है उसको लेते हैं। तो ये जो कट करना हुआ, जो कि अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करना हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पर। तो सेकंड पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड आइडेंटेशन। ठीक, यानी हाशिए और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़े गए स्थान को इंडेंटेशन कहा जाता है। अब देखो इंडेंटेशन क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यानी एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें एक बार हम लोग देखते हैं कि इंडेंटेशन क्या होता है। ठीक है, इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन का मतलब होता है जो हमारी मार्जिन है, ठीक, हमारी जो लेफ्ट मार्जिन होती है और जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं पैराग्राफ, जैसे मान लिया कि हमारी ये लेफ्ट मार्जिन है और हमने पैराग्राफ लिखना स्टार्ट यहां से किया, अ रेड टेबल, ठीक है, अ रेड टेबल, ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया अ रेड टेबल और हमने यहां से लिखना स्टार्ट किया और हमारी मार्जिन थी लेफ्ट वाली ये, तो इसके और इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पर। पॉइंट नंबर थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, द टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड इज वर्ड आर्ट। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्ड आर्ट क्या है तो उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे कि आपके ऑब्जेक्ट इंसर्टिंग के लिए यूज होता है वर्ड आर्ट, या फिर फॉन्ट स्टाइल के लिए, या फिर किसी और पर्पस के लिए, ठीक है, इमेज इंसर्ट कराने के लिए। तो किस पर्पस के लिए, वो होगा टेक्स्ट स्टाइलिंग। यानी एमएस वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता वर्ड आर्ट है। ठीक है, तो अगर एमएस वर्ड की हम बात करेंगे तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग जो होगी वो किसके थ्रू होगी, वर्ड आर्ट के थ्रू। किसके थ्रू होगी, वर्ड आर्ट के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ की तरफ। पॉइंट फोर्थ क्या है,
टच स्क्रीन रिकॉग्नाइजेस टच इनपुट, यानी कि जो हमारी आजकल जो हम लोग एंड्रॉयड फोन्स अप्रॉक्स सभी के पास होंगे, और आप मेरे ख्याल से इसमें से 90% जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उसमें से 90% तो एंड्रॉयड फोन्स पर ही देख रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टच के थ्रू सारा काम होता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग टच करते हैं तभी हमारे सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जो टच स्क्रीन होती है वो किसको रिकॉग्नाइज करती है, टच इनपुट को, ठीक है। किसको रिकॉग्नाइज करेगी, वो टच इनपुट को वो रिकॉग्नाइज कर रही होती है। इसको हिंदी में अगर पढ़े तो टच स्क्रीन टच इनपुट को पहचानती है, ठीक है। वो किसको पहचानेगी, टच इनपुट, जो भी हम लोग टच करके उसको इनपुट देंगे वो उससे अपना सारा काम करेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट फिफ्थ पर। पॉइंट फिफ्थ हमसे बोल रहा है कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU। VDU स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हिंदी में इसको एक बार पढ़ लें। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। देखो भाई, जो हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर का मॉनिटर हो चाहे वो लैपटॉप का मॉनिटर हो, ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम्स के जो मॉनिटर होते हैं उनको हम लोग किस और नाम से भी जानते हैं, वीडियो के नाम से। देखो एक चीज ध्यान रखना कि इस पूरे वीडियो पर जो जो चीजें हाईलाइट कराई गई हैं आपके लिए, चाहे वो येलो कलर से हो चाहे वो ग्रीन कलर से हो, ठीक है, तो उस हाईलाइट जो है, वो जो हाईलाइट है जो चीज, उस पर जरूर से ध्यान देना, ठीक है ना। तो देखो जो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर है उसको किस और नाम से जाना जाता है, वीडियो के नाम से, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देखो भाई मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि यार फुल फॉर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज फुल फॉर्म्स को जरूर से ध्यान में रख लिया करो, ठीक है। फुल फॉर्म जो है तुम्हारे उसको जरूर से याद कर लिया करो, उसको कहीं जरूर से नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो यहां पर तुम अगर देखोगे तो VDU है, ठीक है, और वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देखो VDU सभी का क्या लिया हुआ है, फर्स्ट कैपिटल लेटर, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल लेटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक। मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है, वीडियो के नाम से, और वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट 6 पर, यानी नेक्स्ट पॉइंट पर अपने चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है कि द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाए जाने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। देखो भाई ये जो सॉफ्ट कॉपी है, और नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये हार्ड कॉपी के बारे में, ठीक है। सो ओवरऑल वो ऊपर शिफ्ट हो गया, ये सॉफ्ट कॉपी और आपका जो होता है हार्ड कॉपी, ठीक है। इसको जरूर से ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लेता है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि मॉनिटर पे जो दिखाया गया इंफॉर्मेशन है वो और जो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में आती है वो, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी कौन सी हार्ड कॉपी है रिस्पेक्टिवली करके आप लोग बताइए, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी को ध्यान में रख लेना कि जो भी आउटपुट हमारा शो होता है कंप्यूटर मॉनिटर पर, वो क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। और कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाए जाने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो भी हमारा आउटपुट हमारे सिस्टम पर दिख रहा है, सिस्टम के मॉनिटर पर दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी। एंड द प्रिंटेड, नेक्स्ट पॉइंट देखना, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। यानी कि वो इंफॉर्मेशन, वो आउटपुट जो कि मतलब प्रिंटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में होगा, यानी कि हमारे पास फिजिकली हमको मिल जाए, ठीक है, फिजिकली वो चीज हमारे पास है। कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को जरूर से ध्यान में रख लेना, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बीच का डिफरेंस। नॉर्मल चाहे सॉफ्ट कॉपी मतलब हमारे जो मॉनिटर पर हमको जो इंफॉर्मेशन शो हो रही है वो क्या होगी, हमारी सॉफ्ट कॉपी होगी, और जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में हमारे हाथ पर आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, हार्ड कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, 8th पॉइंट है 8 बिट्स मेक अप अ बाइट, यानी 8 बिट एक बाइट बनाते हैं। यानी कि अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट, ठीक है। इस चीज को जरूर से ध्यान में रख लेना, क्योंकि यूजुअली लोगों को केबी, एमबी और जो तुम्हारा एक टीबी होता है, ठीक, या फिर जेडबी जो आता है तुम्हारा, इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है। ये सब 1024 से आपस में कनेक्ट होते हैं, तुम्हें पता होगा ये सारे के सारे 1024 से आपस में कनेक्ट होंगे, और लेकिन उनको 8 बिट्स और 1 बाइट के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। 8 बिट्स और 1 बाइट के बारे में नहीं पता होता, तो इसको जरूर से ध्यान में रख लेना कि सबसे पहले 8 बिट्स होती हैं, और 8 बिट्स मिल करके क्या बनाती हैं, 1 बाइट बनाती हैं, ठीक है। 8 बिट्स मिल करके क्या बनाएंगी, 1 बाइट बनाएंगी, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तुमसे 9th वाला क्या बोल रहा है, टू व्यू हेडर एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू प्रिंट लेआउट व्यू एंड प्रिंट प्रीव्यू टैब। यानी कि अगर इसको हिंदी में पढ़ ले तो शीर्ष लेख और पाद लेख देखने के लिए आपको प्रिंट आउट लेआउट दृश्य और प्रिंट
पूर्वावलोकन मोड पर स्विच करना होगा। ठीक है, यानी कि अगर अब यहाँ अगर हमें हेडर और फुटर को देखना है, ठीक है, टू व्यू हेडर एंड फुटर, ध्यान से देखना यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि टू व्यू हेडर एंड फुटर। ठीक, किसको देखने के लिए? टू व्यू हेडर एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू प्रिंट। ठीक है, मतलब तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें जरूरी है कहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें प्रिंट लेआउट पर जा करके और तुम्हें प्रिंट प्रीव्यू मोड देखना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें अपना हेडर और फुटर जो तुमने अपने डॉक्यूमेंट पर लगा रखा है, तो उसको अगर तुम्हें देखना है तो उसको देखने के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? प्रिंट लेआउट पर जाकर के प्रिंट प्रीव्यू जो होता है, ठीक है, कि मतलब प्रिंट होने के बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, वो फाइनल स्टेप होता है। ठीक, तो वहां पर तुम अगर जा करके देखोगे तभी तुम्हारा जो तुम्हें हेडर और फुटर लगाए हुए हो उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, 10th वाले पॉइंट पर। देखो, इसमें भी अधिकतर अटका देता है, कई बार मैंने ये पॉइंट देखा हुआ है, पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड। ठीक है, मतलब कि तुमसे ये बोलेगा कि पेज ओरिएंटेशन यानी पृष्ठ अभिविन्यास को किसी भी समय बदला जा सकता है। अब लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि पेज ओरिएंटेशन को तुम कब चेंज कर सकते हो? डॉक्यूमेंट बनाने के पहले, डॉक्यूमेंट बनाते टाइम, या डॉक्यूमेंट बनाने के बाद, या कभी भी, ऐसे करके मतलब तुम्हें अटका देगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में तो देता ही है लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो उसमें दोनों अटका देता है। लेकिन अब इसमें एक चीज ध्यान में रख लेना कि पेज ओरिएंटेशन हम कभी भी बदल सकते हैं, यानी किसी भी समय, जब अगर हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को बनाते टाइम हम हमारी जब मर्जी होगी हम तब चाहेंगे तो पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। देखो, ओरिएंटेशन का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? ओरिएंटेशन का मतलब होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। ठीक है, तो उसी की बात हो रही, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप तुम कब कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लेना कि इस चीज को यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को हम हमारे डॉक्यूमेंट बनाने के किसी भी टाइम पर हम इसको कर सकते हैं, इसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11 पर। पॉइंट 11 क्या बोल रहा है? द प्रिंट लेआउट विल डिपिक्ट हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। देखो, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि प्रिंट लेआउट यह दर्शाएगा कि मुद्रित पृष्ठ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे दिखाई देते हैं। देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि प्रिंट लेआउट क्या होता है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट लेआउट। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू हो या प्रिंट लेआउट हो, मींस दोनों का लगभग लगभग सेम है। प्रिंट लेआउट पर जाकर के हमको प्रिंट प्रीव्यू दिखता है। ठीक है, तो इसको कहा जा सकता है कि प्रिंट लेआउट तुम्हें क्या दिखाता है कि जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, जो भी तुम्हारा पेज है, तो उसमें प्रिंट होने के बाद तुम्हारे टेक्स्ट और तुम्हारे ग्राफिक्स जो तुमने लगा रखे हैं, यानी कि प्रिंट लेआउट यह दर्शाएगा कि तुम्हारा टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट होने के बाद कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, कैसे दिखाई देते हैं ये तुम्हें दिखाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रख लेना। प्रिंटेड मतलब प्रिंट लेआउट क्या शो करता है? तुम्हारे प्रिंटेड पेज पर तुम्हारे टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे शो होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, 12th पॉइंट पर। यार देखो, 12th पॉइंट जो है ये देख रहे होगे तो ये मेल मर्ज के बारे में। ठीक है, मेल मर्ज के बारे में है, ध्यान से इसको समझ लेना। मेल मर्ज enables us to send the same letter to different persons. The ability to combine name and address with a standard document is called mail merge. ठीक है, इसको हिंदी में एक बार पढ़ लें। मेल मर्ज हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है। एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता को मेल मर्ज कहा जाता है। देखो, एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो भी तुम्हारा मेल मर्ज में क्या होता है, इसको समझना पहले। मेल मर्ज में क्या होता है कि हमारा अगर एक ही डॉक्यूमेंट है, ठीक, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि सेम लेटर अगर है, उस सेम लेटर को तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मेल मर्ज का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, सेम लेटर को तुम्हें डिफरेंट पर्सन पर भेजना है, तो वहां पर हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? मेल मर्ज। अब मेल मर्ज क्या होता है? द एबिलिटी, ठीक है, यानी कि उस चीज क्षमता, ठीक है, वो क्षमता जिससे कि तुम कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक, हिंदी में पढ़ो, एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता को मेल मर्ज कहा जाता है। ठीक है, मेल मर्ज क्या होता है कि किसी भी कोई ऐसी एबिलिटी, कोई ऐसी क्षमता जिसमें कि तुम नाम और एड्रेस को किसी एक ही डॉक्यूमेंट के साथ, कहने का मतलब यह है कि एक ही डॉक्यूमेंट के साथ अलग अलग नाम और एड्रेस को कंबाइन करते हो, तो उस एबिलिटी को मेल मर्ज कहा जाता है। ठीक है, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? मेल मर्ज कहा जाता है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ। पॉइंट 13 क्या बोल रहा है? वर्ड प्रोसेसर वुड मोर लाइकली बी यूज्ड टू टाइप अ बायोग्राफी, यानी जीवनी टाइप करने के लिए वर्ड प्रोसेसर का अधिक उपयोग किया जाएगा। देखो, ऑब्वियस सी बात है, बायोग्राफी, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू तुमसे पूछा जा सकता है ये। ठीक है,
एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब कि वर्ड प्रोसेसर का तुम किस चीज में यूज कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन पूछ ले, इसी वजह से ये पॉइंट मैंने डाला। इसमें क्या बताया है कि वर्ड, अगर तुम्हें बायोग्राफी लिखनी है, ठीक है, किसी की बायोग्राफी लिखनी है, तो यानी जीवनी अगर तुम्हें किसी की भी लिखनी है, तो वहां पर तुम किस एप्लीकेशन, किस सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा यूज करोगे, वो होगा वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 14 पर। पॉइंट 14 क्या बोल रहा है? द होम की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी होम की का प्रयोग कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है। देखो जैसे हमारा जो वो होता है, हमारा कीबोर्ड जो होता है, उस कीबोर्ड पर जो होम की बनी होती है, ठीक है, उस होम की को अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है वो कहां चला जाता है? बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी कि लाइन की शुरुआत पर, ठीक। जैसे मान लो ये एक लाइन लिखी है होम से लेकर के है तक, अगर वो हमारा जो कर्सर है वो रैंडमली यहां पर है, ठीक, और अगर हमने जैसे ही होम की प्रेस करी है, ठीक है, होम की प्रेस करी है, तो इस लाइन की शुरुआत जहां हो रही होगी, यानी यहां पर हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 15 पॉइंट पर। 15 पॉइंट हमसे बोल रहा है एंड की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, यानी कि अंत कुंजी कर्सर को पंक्ति के अंत तक ले जाती है, ठीक। अब जैसे कि होम की कहां ले जाती है? हमारे लाइन के स्टार्टिंग पर। एंड की कहां ले जाती है हमको? एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, कहां ले जाती है? पंक्ति के अंत की तरफ, यानी कि एंड ऑफ द लाइन हमको ले जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 16 पर। पॉइंट 16 क्या है? बोल्ड, इटैलिक्स एंड रेगुलर आर फॉन्ट स्टाइल्स एंड नॉट एनी फॉर्मेट, ठीक, यानी बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर फॉन्ट स्टाइल है और कोई फॉर्मेट नहीं। देखो ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा होगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, ये सारे के सारे क्या है? डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट की स्टाइल्स है, कोई फॉन्ट का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझ लेना, ठीक, कि तुम्हारा जो बोल्ड होता है कंट्रोल बी के थ्रू, कंट्रोल आई के थ्रू तुम्हारा इटैलिक्स हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल बी और कंट्रोल आई के थ्रू ये जो बोल्ड, इटैलिक्स और जो तुम्हारे रेगुलर फॉन्ट्स होते हैं, ये क्या है? तुम्हारी फॉन्ट स्टाइल है, कोई फॉन्ट का फॉर्मेट नहीं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 17 पर। पॉइंट 17 में देखो ध्यान से समझना। पॉइंट 17, पॉइंट 17 क्या बोल रहा है? हाइफनेशन ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द पेज लेआउट टैब, यानी पेज लेआउट टैब में हाइफनेशन विकल्प उपलब्ध है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हाइफनेशन नहीं पता होगा, वो मैंने समझाया हुआ है, अभी मैं समझाता हूँ उसको, नीचे है। अभी ऊपर का पॉइंट समझते हैं पहले। हाइफनेशन ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द पेज लेआउट टैब। देखो ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल से स्टेटमेंट है, हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें ये बता रहा है कि जो हाइफनेशन ऑप्शन होता है, ठीक है, हाइफनेशन जो हमारा ऑप्शन है वो किस में अवेलेबल होगा? वो पेज लेआउट टैब पर अवेलेबल होगा। अब चलो ये तो पता चल गया भाई कि हमारा हाइफनेशन ऑप्शन पेज लेआउट टैब पर अवेलेबल है। अब सर जी ये भी तो बताइए कि हाइफनेशन होता क्या है। चलो भैया ये भी बता देते हैं। हाइफनेशन, इसको पढ़ते हैं। MS Word automatically breaks words at the spaces provided in your document. In MS Word, hyphenation means breaking words that could have gone beyond the margin if hyphenation was not done. हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। MS Word आपके डॉक्यूमेंट में खुद ब खुद जहां स्पेस दिए गए हैं वहां पर शब्दों को तोड़ देता है, ठीक भैया। MS Word में हाइफनेशन का अर्थ हुआ उन शब्दों को तोड़ देता जो अगर हाइफनेशन नहीं किए जाते तो मार्जिन के बाहर भी जा सकते थे, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, हमारे MS वर्ड में क्या होता है, जहां से हमने वर्ड में स्पेस दी हुई है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है? वर्ड को ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। और कभी कभी ऑटो करेक्ट करके भी वो सही कर देता है, ठीक है ना। जैसे ही हमने स्पेस दबाया, स्पेस बार को प्रेस किया, स्पेस बार पे टैप किया, तो हमारा जो वर्ड होता है वो, और अगर इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है तो वो उसको कोशिश करता है कि वो पूरा कर दे, ठीक है। तो अगर अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ की या किसी भी वर्ड की, तो हाइफनेशन क्या करता है? हाइफनेशन ये करता है कि जो हमारी मार्जिन है, अगर ये हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में मार्जिन्स होती हैं, ऑब्वियसली बात है, हर जगह की लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, हर जगह की हमारी मार्जिन होती है और यहाँ पे कहीं हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो मार्जिन है, अगर हाइफनेशन ना होता तो यहां पर अगर हम लोग जो वर्ड लिख रहे हैं वो इस मार्जिन के बाहर चला जाता, ठीक है। हाइफनेशन के थ्रू होता क्या है कि हाइफनेशन क्या करता है? इस पूरे वर्ड को उठा करके तुम्हारी नेक्स्ट लाइन पर पुट कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा? वो नेक्स्ट लाइन पर पुट कर देगा। तो हाइफनेशन का यूज यही होता है, हाइफनेशन का मतलब ये होता है कि
उन वर्ड्स को ब्रेक कर देना, ताकि अगर वो ब्रेक ना हुए होते तो वो मार्जिन से क्या होते, मार्जिन से वो बाहर चले गए होते, बियॉन्ड द मार्जिन हो जाते वो। ठीक है, क्या हो जाते, बियॉन्ड द मार्जिन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हाइफरनेशन समझ में। देखो हाइफरनेशन का मतलब कुछ नहीं होता, फिर से एक बार समझा रहा हूं, सिंपल वर्ड में समझ लेना। हाइफरनेशन का मतलब होता है उन वर्ड्स को तोड़ देना कि जो कि तुम्हारे अगर ना तोड़े जाते तो वो मार्जिन से, जो तुमने मार्जिन सेट कर रखी है अपने डॉक्यूमेंट की, वो मार्जिन से क्या हो जाते, बाहर हो जाते, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये होता है हाइफरनेशन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तुम्हारे। अब देखो यहां से एक चीज ध्यान देना, यहां पर तुम्हारा यहां तक तुम्हारे जो वो थे पॉइंट्स जो थे, जो तुम्हारे वन लाइनर्स थे एमएस वर्ड के, वो खत्म हुए हैं। ठीक है, अगर ध्यान से थंबनेल देखना, ध्यान से ऊपर का टॉपिक देखो, तो वहां पर मैंने बताया ना कि अब हम लोग शॉर्टकट्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें वन लाइनर्स और शॉर्टकट्स दोनों कवर अप करने वाले हैं। तो यहां पर तुम्हारा ये क्या खत्म हो गया, यहां पर तुम्हारा तुम्हारे जो ये जो थे वन लाइनर्स वो खत्म हो गए। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एमएस वर्ड के शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ेंगे। अब चलो अपने शॉर्टकट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट्स ही ज्यादा थे मेनली। ठीक है, शॉर्टकट्स ही हमारे ज्यादा हैं, और कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्या है, कॉमन है। देखो कॉमन भी मैंने इसलिए रखा है ताकि अगर बाई चांस आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको रिमाइंड कर लें। जैसे कि सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए तो भाई सबको पता है, सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज, यानी पेज के सभी सामग्री को चयन करें। अगर हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो हमारा जितना भी जो भी हमारे कंटेंट है उस डॉक्यूमेंट पर, उस पेज पर, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल बी, बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन, यानी कि जो भी, अगर इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ लें, इसमें भी वही है, देखो बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन। देखो कंट्रोल बी का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी वर्ड्स को सिलेक्ट करके रखा हुआ है उसको वो क्या करेगा, बोल्ड कर देगा। क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 20 पर, शॉर्टकट 20 और तुम्हारे शॉर्टकट 21 देखते हैं। शॉर्टकट 20 भाई क्या है, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी भाई कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, चयनित टेक्स्ट को कॉपी करें। कंट्रोल सी भाई सभी को पता है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल सी। कंट्रोल एक्स क्या होता है, कंट्रोल एक्स कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, अगर हमें कट करना है टेक्स्ट को तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कंट्रोल एन और कंट्रोल ओ। देखो कंट्रोल एन और कंट्रोल ओ में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। कंट्रोल एन का मतलब होता है ओपन न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंट्रोल एन का मतलब नया खाली दस्तावेज खोलें। ठीक है, ओपन न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना। ध्यान में रखना इस चीज को, कंट्रोल एन का मतलब क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना। और कंट्रोल ओ का मतलब क्या होता है, ओपन ऑप्शंस। ठीक है, कंट्रोल ओ का मतलब क्या होगा, विकल्प खोलें। कई लोग क्या समझते हैं कि कंट्रोल ओ का ही मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट को या ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करना, लेकिन इस बात को ध्यान में रख लेना भाई कि कंट्रोल एन का मतलब होता है ओपन न्यू डॉक्यूमेंट या ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंट्रोल ओ का मतलब क्या होगा कि तुम्हारा वो ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। ठीक है, ऑप्शंस का क्या कर देगा, डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। अब आगे बढ़ते हैं 27th पर। 27th क्या बोल रहा है, कंट्रोल पी। भाई ये भी सभी को पता है, कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट को, मतलब जो हमारी जो भी सामने विंडो खुली हुई है उसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देगा। ठीक है, और कंट्रोल पी ओपन प्रिंट विंडो खोले। ठीक है, जो हमारी प्रिंट विंडो है उसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास विंडो सामने वो ओपन कर देगा। ठीक है, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ क्या होता है, ओपन फाइंड बॉक्स। ठीक है, फाइंड बॉक्स जो हमारा होता है, देखो अब यहाँ पर एक चीज और, एफ जो होता है तुम्हारा, और एक दो शॉर्टकट्स और आएंगे जो कि सेम डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। ठीक है, जो फाइंड बॉक्स होता है, ओपन फाइंड बॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है ओपन फाइंड बॉक्स। ठीक, ये सारे जो तुम्हारे इसमें जो फाइंड बॉक्स ओपन होगा ना, इसी में तुम्हारा फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों ऑप्शंस एक ही डायलॉग बॉक्स में होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि जैसे आप कंट्रोल एफ जब प्रेस करेंगे तो जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वही डायलॉग बॉक्स आगे भी कुछ शॉर्टकट्स हैं उनको भी जब आप प्रेस करोगे तो सेम टू सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उन डायलॉग, इस डायलॉग बॉक्स में भी और उस डायलॉग बॉक्स में भी सेम ही होते हैं, और उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। ठीक है, तो अगर हमें किसी वर्ड को फाइंड करना है, हमारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक वर्ड है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, कंट्रोल एफ को प्रेस करें और सामने जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें सर्च के लिए एक टैब बना होगा, उस पर उस वर्ड को डाल करके सर्च हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई भी भाई सभी को पता होता है। कंट्रोल आई का मतलब होता है जो भी हमने इटैलिसाइज हाईलाइटेड सिलेक्शन, यानी कि हाईलाइट किए गए चयन को इटैलिक करें। इटैलिक का मतलब होता है, अगर आप लोग नोटिस किया, हल्का सा वो क्या करता है, स्लैंट हो जाता है, ठीक है, हल्का सा वो तिरछा सा हो जाता है, ठीक है, कंट्रोल आई करके। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 30th पॉइंट पर। 30th पॉइंट तुमसे क्या बोल रहा है, कंट्रोल के। भाई ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये पूरा क्या है, हाईलाइटेड है, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक, ठीक है, कंट्रोल के क्या होता है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक एक लिंक की तरह होता है। जैसे कि अगर हमारे फोन्स वगैरह पर लिंक आते हैं तो वो अलग कलर से होते हैं, ठीक है, जैसे ब्लू कलर से, यूजुअली ब्लू ही कलर से होता है, ठीक। तो उस ब्लू कलर पर जैसे जो वो लिंक होता है, उस पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आगे जाकर के वो, या तो हमारा क्रोम का लिंक होता है, या तो किसी एप्लीकेशन का लिंक होता है, या तो वो यूट्यूब के किसी वीडियो का लिंक होता है, ठीक है। तो उस लिंक को ओपन करने के लिए जो लिंक मतलब उस वीडियो या उस डॉक्यूमेंट को लिंक को ओपन करने के लिए जो जो लिंक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। सेम उसी तरह हमारे सिस्टम पर अगर किसी डॉक्यूमेंट को हमको मान लेते हैं ए डॉक्यूमेंट पर हम काम कर रहे हैं और उसमें हमें बी डॉक्यूमेंट का लिंक लगाना है, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरलिंक बोलेंगे। और उसको लगाने के लिए हम कंट्रोल के प्रेस करके, कंट्रोल के जब हम प्रेस करेंगे तो हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस हाइपरलिंक के डायलॉग बॉक्स पर हमारी जो भी फाइल है जिसका कि हम लोग लिंक अपनी काम करने वाली फाइल पर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग इस फाइल को हम लोग चूज करेंगे। और इस फाइल को चूज करने के बाद जिस भी नाम से हम यहाँ पर अपने काम करने वाले डॉक्यूमेंट पर जिस भी नाम से हाइपरलिंक लगाना चाहते हो उसको हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल के जरूर से ध्यान में रख लेना कि भाई कंट्रोल के का मतलब क्या होता है, इंसर्ट हाइपर लिंक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कंट्रोल यू। कंट्रोल यू क्या होता है भाई, ये भी सभी को पता होगा। कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन हाईलाइटेड सिलेक्शन, यानी कि हाईलाइट किए गए चयन को रेखांकित करें, ठीक है। जैसे मान लो अगर यही लिखा है और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल यू प्रेस करूं, ठीक, तो ये क्या होगा, ऐसे करके अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कंट्रोल वी पर। कंट्रोल वी क्या है, कंट्रोल वी भाई सभी को पता है, पेस्ट करना, पेस्ट करें, ठीक है, कंट्रोल वी क्या होता है, पेस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई क्या होता है, रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म, यानी कि कंट्रोल वाई को फिर से एक बार हिंदी में पढ़ लें, की गई अंतिम क्रिया को फिर से करें, ठीक। जैसे कि अगर कोई भी चीज, यानी जैसे मान लेते हैं मैंने कोई चीज पेस्ट करी, ठीक है, जैसे कोई भी चीज मैंने पेस्ट करी अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पर, कोई भी चीज मैंने यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन थी जो कि मैंने पेस्ट करी, और अगर मैं कंट्रोल वाई कर दूंगा तो फिर से इसी के जस्ट नेक्स्ट एक और लाइन ऐसे ही पेस्ट हो जाएगी, सेम टू सेम वही लाइन क्या होगी, एक बार और पेस्ट हो जाएगी। फिर कंट्रोल वाई करा तो फिर से ऐसे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल वाई का मतलब ये नहीं होता पेस्ट करना, कंट्रोल वाई का मतलब ये होता है कि जो भी तुमने एक्शन किया है, ठीक है, उस एक्शन को फिर से करना, ठीक है, चाहे वो रिफ्रेश करने का हो तुम्हारे डॉक्यूमेंट पर, चाहे वो किसी चीज को कट करने का हो, चाहे वो किसी चीज को पेस्ट करने का हो, किसी चीज को तुमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, जो भी है उसको फिर से करने के लिए तुम क्या करोगे, कंट्रोल वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल जेड, अंडू लास्ट एक्शन, यानी अंतिम क्रिया को पूर्ववत करें। कंट्रोल वाई का जस्ट अपोजिट है कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल वाई का जस्ट ऑपोजिट है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड क्या होता है, अगर मान लेते हैं, फिर से एग्जांपल लेते हैं, ये है डॉक्यूमेंट, मेरा डॉक्यूमेंट मान लो, इस डॉक्यूमेंट पर गलती से मैंने ये लाइन पेस्ट कर दी, ठीक, तो जैसे ही मैं कंट्रोल जेड करूंगा ये क्या होगा, ये यहां से गायब हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया ही नहीं हो, ठीक है, अंडू, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना, कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू लास्ट एक्शन, ठीक है ना, मतलब जो भी हमने किया है उसको वापस कर देना, ठीक है, फिर से मतलब कि उसको वहां से हटा लेना, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रोल जी। देखो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रोल एफ, ठीक है, ऊपर क्या था वो ऊपर क्या था, कंट्रोल एफ, ठीक है, कंट्रोल एफ था वो, और कंट्रोल एफ और कंट्रोल जी, मैंने बोला था ना कि आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो देखो कंट्रोल जी वही होता है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शंस, ठीक, कंट्रोल जी रिप्लेस, ढूंढें और विकल्पों पर जाएं, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई कि यहां पर जैसे ही हम लोग कंट्रोल जी को प्रेस करेंगे तो वही वाला डायलॉग बॉक्स, ठीक है, यानी फाइंड, रिप्लेस और गो टू वाला डायलॉग बॉक्स ही ओपन होकर के आएगा हमारे सामने। और वहां पर जहां पर जैसे जी का ऑप्शन है, तो जैसे अगर हमें किसी वर्ड को ढूंढना है, ठीक है, तो किसी वर्ड को जैसे ही अगर हमें ढूंढना है और डायरेक्ट वहां पर जाना है, सिर्फ ढूंढना ही नहीं, डायरेक्ट वहां पर हमें शिफ्ट होना है, हमें पता है कि यहाँ पर ये वर्ड
है। ठीक है, तो इसीलिए हम जैसे ही उस टैब पर, जो भी हमारे पास टैब सामने कंट्रोल जी को प्रेस करने पर ओपन होगी, वहां पर हमारा जो जो भी वर्ड है उसको हम लोग डालेंगे, और डालने के बाद वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो भी वर्ड है उस पर डायरेक्ट हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कंट्रोल पॉइंट नंबर 36 पर। 36 पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, कंट्रोल जे जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, यानी अनुच्छेद संरेखण को औचित्य सिद्ध करें। ठीक है, अब देखो जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, देखो होता क्या है, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी लाइन हमने जैसे जो भी हमारी लाइंस होती हैं कॉपीज पर भी अगर हम लोग बात करें तो कोई भी लाइन एक ऐसे जाती है, ठीक है, लिखने में, ठीक, कोई भी लाइन एक मान लो ऐसे गई और ये इससे थोड़ी छोटी हो गई, ठीक है, और यहाँ से भी देखो ये थोड़ी छोटी है, फिर नेक्स्ट लाइन हमने लिखी वो कुछ ऐसे चली गई, वो इससे भी छोटी हो गई, फिर उसके बाद लाइन लिखी तो ये थोड़ी इससे बड़ी हो गई। ठीक, अब देखो कंट्रोल जे जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि ये क्या करेगा, जैसे मान लो तुमने फिर उसके बाद मान लो तुमने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पर ये लिखा, ठीक है, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पर लिखे तुमने, और इसी तरह के तुम्हारे पास लास्ट में ऐसे लाइंस हो गई, तो यार देखो ये तो सही नहीं लग रहा देखने में। ठीक, जैसे ही तुम इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करोगे, जैसे ही तुमने प्रेस किया होगा क्या कि यहां पर ये सारी लाइंस ऐसे ऐसे लिख जाएंगी एकदम बराबर बराबर। ठीक है, एकदम बराबर बराबर करके वो लिख जाएंगी एकदम अच्छे तरीके से, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। तो कंट्रोल जे का काम ये होता है, जस्टिफाई कर देता है पूरे पैराग्राफ के अलाइनमेंट को। ठीक, क्या है नेक्स्ट, कंट्रोल एल। कंट्रोल एल क्या बोल रहा है, अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट, यानी कि कंट्रोल एल चयनित टेक्स्ट या लाइन को बाई ओर संरेखित करें। ठीक, यानी कि अगर कोई भी लाइन है और उसमें हम लोग देखो यहां पर क्या हुआ, ध्यान से समझना, यहां पर जो हुआ ये यहां पर जस्टिफाई दोनों तरफ से हो गया। ठीक है, यहां पर जस्टिफाई ये दोनों तरफ से हुआ। अब कंट्रोल एल करने में क्या होगा कि इस तरह की चीजें तुम्हारी सिर्फ लेफ्ट साइड पर, ठीक है, तुम्हारे सिर्फ लेफ्ट साइड पर क्या होंगी, अलाइन हो जाएंगी। ठीक है, अच्छे से लेफ्ट साइड पर वो अलाइन हो जाएगी। अब यहां पर कोई भी वो लाइन भी हो सकती है, कोई भी पैराग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कंट्रोल क्यू अलाइन सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि तुम्हारी जो भी मान लो ये लाइन थी, पहले नॉर्मल सी ऐसे तुमने लाइन लिख रखी थी, ठीक है, ये भी इसमें भी कोई बड़ी कोई छोटी, कोई बड़ी कोई छोटी है, ठीक है, ऐसे करके है, और कंट्रोल क्यू तुमने प्रेस कर दिया। जैसे ही तुम कंट्रोल क्यू प्रेस करोगे तो ये जो पूरा पैराग्राफ था, ठीक, ये पूरा पैराग्राफ कैसे होगा, एक साइड से यानी लेफ्ट की तरफ से तो ये एकदम बराबर रहेगा, लेकिन राइट की तरफ से ये कुछ ऐसा सा रहेगा, यानी अलग अलग सा रहेगा। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा कंट्रोल क्यू से। ठीक है ना, कंट्रोल क्यू से तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल क्यू देखो, कंट्रोल क्यू यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट और अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर, यानी कि चयनित टेक्स्ट या लाइन को केंद्र में संरेखित करें। ठीक है, अब जैसे तुम्हारी मार्जिन पूरी यहां से इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक है, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बीच में ही रहे सिर्फ। ठीक है, ऐसे करके सिर्फ बीच में ही रहे और सिस्टमैटिक तरीके से रहे, तो उसके लिए तुम क्या यूज करोगे, कंट्रोल ई। ठीक है, मतलब कि कंट्रोल ई क्या करता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर पे अलाइन कर देता है, चाहे वो सिलेक्टेड टेक्स्ट हो या तुम्हारी कोई लाइन हो, उसको वो क्या करेगा, सेंटर पे वो अलाइन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर क्या बोल रहा है, अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द राइट। देखो ये वाला जो है वो लेफ्ट के जस्ट अपोजिट है। ठीक, इसमें क्या होगा, राइट की तरफ तुम्हारी सारी लाइंस एकदम अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, राइट की तरफ तुम्हारी सारी लाइंस क्या हो जाएंगी, एकदम अच्छे से रहेंगी, बट ऑन द सेम टाइम लेफ्ट की तरफ वो तुम्हारी लाइंस जो होंगी वो ऊपर नीचे यानी सही से नहीं होंगी। ठीक है, वो राइट की तरफ तुम्हारी अलाइन रहेंगी और लेफ्ट की तरफ वो अच्छे से नहीं रहेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम क्या बोल रहा है, कंट्रोल एम का मतलब होता है इंडेंट द पैराग्राफ। ठीक है, कंट्रोल एम क्या करेगा, तुम्हारे पैराग्राफ को पूरी तरीके से क्या कर देगा, इंडेंट कर देगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कंट्रोल डी। देखो भाई कंट्रोल डी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है मतलब कि इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल डी से क्या होता है, देखो फॉन्ट ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, किसी को पता नहीं होता है वैसे कॉमन सा, लेकिन कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल डी से क्या होता है, तुम्हारे फॉन्ट के जितने ऑप्शंस है, मतलब फॉन्ट का पूरा डायलॉग बॉक्स, चाहे वो उसमें क्या क्या होते हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज को तुमने बड़ा करना है, छोटा करना है, ठीक है, बोल्ड करना है, ठीक है, या फिर कुछ भी जो भी तुम चाहते हो वो उससे हो जाएगा। ठीक है, जो भी अपने फॉन्ट पर चाहते हो तुम कोई भी एडिट करना, तो वो कंट्रोल डी करो, फॉन्ट के ऑप्शंस को खोलो और जो तुम चाहोगे वो तुम उसमें कर पाओगे। ठीक,
अब देखो 45 क्या बोला है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ फॉन्ट बदलें। ठीक, अब होता क्या है, कंट्रोल डी से हमने क्या खोल लिया, फॉन्ट ऑप्शंस खोल लिया, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से क्या होगा, फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो डायलॉग बॉक्स कंट्रोल डी से खुलता है वही डायलॉग बॉक्स सेम टू सेम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी ओपन होकर के आता है। क्योंकि अगर डीपली समझो तो फॉन्ट ऑप्शंस और चेंज द फॉन्ट दोनों में सिमिलैरिटीज ही तो हैं। ठीक है, यहां पर तुम फॉन्ट को भी, यहां पर भी तुम फॉन्ट को चेंज कर रहे हो और यहां पर तुम्हारे पास फॉन्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है, चाहे वो कंट्रोल डी का हो चाहे वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का हो, वो क्या होगा, तुम्हारा सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक, ये भी देखो बढ़िया पॉइंट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट प्लस 1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन चयनित फॉन्ट प्लस 1 बढ़ाएं। देखो यहां पर तुम्हारी ये जो प्लस 1 की बात हो रही है, ये तुम्हारा क्या है, उसकी साइज है। ठीक है, ये क्या है, साइज है, जो भी तुमने फॉन्ट लिख रखा है उसकी ये क्या है, साइज है। अगर तुम्हें अपने सिलेक्टेड फॉन्ट की साइज को 1 पॉइंट बढ़ाना है, ठीक है, जस्ट 1 पॉइंट तुम्हें बढ़ाना है, तो तुम क्या प्रेस करो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन को प्रेस करो, और तुम्हारा जो सिलेक्टेड फॉन्ट है वो क्या होगा, एक साइज बढ़ जाएगा। या फिर जहां से तुम चाहते हो कि यहां से अब एक साइज बढ़ करके तुम्हारे वर्ड्स टाइप हों, ठीक है, तो वहां पर भी तुम इस चीज को कर सकते हो। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो काम इसका होता है वही सेम काम इसका भी होता है, यानी 47 पॉइंट का देख लो, इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट प्लस 1। ठीक, चयनित फॉन्ट को प्लस 1 बढ़ाएं। यहां पर भी ये तो तुम्हारा प्लस 1 है, ये क्या है, साइज है। ठीक, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट का क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, बिग ब्रैकेट का कौन सा है, ये क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो बिग ब्रैकेट का क्लोज ब्रैकेट अगर हम लोग करेंगे, यानी कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट प्रेस करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जो हमारा फॉन्ट का साइज है वो क्या होगा, 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, 48 पॉइंट है, कंट्रोल प्लस इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग, जो हमारा बिग ब्रैकेट है उसका क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट डिक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट -1, यानी कि कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट क्या होगा कि हमारे जो फॉन्ट है, जो भी हमारा सिलेक्टेड फॉन्ट है वो क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 होने का मतलब उसकी जो साइज है वो क्या होगी, 1 नंबर कम हो जाएगी, 1 नंबर घट जाएगी। ठीक, अब 49th पॉइंट है, 49th पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। ठीक है, मूव 1 वर्ड टू द लेफ्ट। ठीक, कंट्रोल प्लस बायां तीर, यानी कि जो हमारे एरो कीज होती हैं उनमें से जो हमारे पास जो ऐसे वाला एरो होता है, ठीक है, ऐसे वाली जो एरो की होती है, अगर हम कंट्रोल के साथ साथ इसको प्रेस कर दें, ठीक है, कंट्रोल के साथ साथ हम किसको प्रेस करेंगे, इस वाली एरो की को अगर हम प्रेस करेंगे तो जितने भी वर्ड, मान लेते 1 2 3 4 ऐसे वर्ड हैं, ये सारे ढेर सारे, तो अगर हमारा कर्सर यहाँ पर है और हमने कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की दबाई है तो वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, फिर डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, मतलब कि एक एक वर्ड को वो क्रॉस कर करके चलेगा। ठीक है, ठीक है ना, जैसे कि जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की दबाया तो वो हमारा एक एक वर्ड को क्रॉस करते हुए, ठीक है, मतलब कि अगर वो इधर है तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में इधर 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 ऐसे करके वो क्या आ जाएगा, एक एक वर्ड को क्रॉस कर करके हमारा लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस राइट एरो की, सेम फंक्शन जो ऊपर वाला मैंने बताया ना कि कंट्रोल प्लस राइट एरो, यानी ऐसे वाला जो एरो होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो अगर हम राइट एरो अगर दबाएंगे तो अगर फिर से देखो ढेर सारे वर्ड यहाँ पर हमारे लिखे हुए हैं, ठीक है, मान लो ढेर सारे वर्ड हैं और हमने कंट्रोल प्लस राइट एरो को प्रेस किया तो हमारा कर्सर अगर यहाँ पर है वो कर्सर शिफ्ट होकर के यहाँ डायरेक्ट, फिर यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट, फिर यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ठीक है, तो हमारा जो कर्सर है वो कहने का मतलब एक एक वर्ड पे मूव हो रहा है। ठीक है, पूरा पूरा एक एक वर्ड को वो क्रॉस कर रहा है। ठीक, तो इसी चीज को बोलते हैं कंट्रोल प्लस दायां तीर, एक शब्द को दाईं ओर से ले जाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 51 पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, कंट्रोल प्लस अप एरो मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ। ठीक, अब हमने समझा कि कंट्रोल प्लस राइट एरो लेफ्ट एरो तो समझ लिया भाई, अब क्या है कंट्रोल प्लस अप एरो। ठीक है, अप एरो को अगर हम लोग कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारा जो कर्सर है वो ये मान लेते कोई हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ के लास्ट पर है, ठीक है, पैराग्राफ के लास्ट पर है या कहीं मिडिल पर है, चाहे जहां पर है, जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस अप एरो की दबाई, ठीक है, कंट्रोल प्लस अप एरो की दबाई, ये कर्सर जो होगा हमारा वो डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा,
यहाँ आ जाएगा, हमारा जो कर्सर है वो डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग पर आ जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द लाइन या पैराग्राफ। ठीक है, यानी कंट्रोल प्लस ऊपर के तीर को अगर हम लोग दबाएंगे तो लाइन या पैराग्राफ की शुरुआत में ले जाएं। ठीक है, वो डायरेक्ट जहां पर भी होगा हमारा कर्सर उस पैराग्राफ पर, वो डायरेक्ट हमारी पोजीशन को स्टार्टिंग पर रख देगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है 52 कंट्रोल प्लस डाउन एरो। अब देखो अगर हम लोग कंट्रोल प्लस डाउन एरो की को प्रेस करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की को अगर हम प्रेस करेंगे तो मूव टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ, जस्ट ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट की अनुच्छेद के अंत में ले जाएं। ठीक है, यानी अगर फिर से देखो अगर हमारा कोई पैराग्राफ है, ठीक है, और उस पैराग्राफ में यहाँ पर है हमारा कर्सर या यहाँ चाहे जहां पर है हमारा कर्सर, और हमने कंट्रोल प्लस डाउन एरो की दबाई, ठीक है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की को प्रेस किया तो हमारे कर्सर को वो यहाँ से उठा करके वो डायरेक्ट यहाँ ले आएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग एंड ऑफ द पैराग्राफ पर पहुंच जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डेल। कंट्रोल प्लस डेल क्या होता है, डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, यानी कर्सर के राइट की तरफ, यानी इस तरफ जो भी हमारा जो वर्ड है उसको वो क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा। अगर हम लोग कंट्रोल प्लस डेल प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा हमारे जो राइट की तरफ वर्ड है उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कर्सर के बाईं ओर शब्द हटाएं। ठीक, देखो यूजुअली अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार अगर ये कर्सर है और इस कर्सर का लेफ्ट साइड हुआ ये वाला और यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखा है, तो हम लोग जब यूजुअली बैक स्पेस को प्रेस करते हैं तो वो इसी वर्ड को तो हटाता है, एक ही लेटर। जैसे मान लो अगर यहाँ पर मैं एक वर्ड को ही लिख दूं, ठीक, और यहाँ पर हमने कर्सर लगा दिया और फिर एक ये वर्ड लिखा मैंने और यहाँ पर हमारा कर्सर है। सो अगर हम लोग यहाँ पर रह करके बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो सिर्फ किसको हटाएगा, डी को हटाएगा। ठीक है, वो सिर्फ किसको हटाएगा, डी को हटाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हमारा कर्सर यहाँ पर है, वर्ड के लास्ट पर है, और हमने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस किया तो वो क्या करेगा, इस पूरे वर्ड को ही इरेज कर देगा डायरेक्ट। ठीक है, इस पूरे वर्ड को क्या करेगा, वो इरेज कर देगा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि कंट्रोल प्लस डेल और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दोनों से क्या मतलब, दोनों में क्या डिफरेंस होता है यूज करने में। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एंड। ठीक भाई, ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल प्लस एंड क्या करेगा, हमारे डॉक्यूमेंट के एंड में हमको ले जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड दस्तावेज के अंत में कर्सर ले जाएं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट हमारा यानी कि जो भी हमारा सामान है, जो भी हमारा दस्तावेज है एमएस वर्ड का या कहीं का भी, तो वो हमारे उसके एंड पर ले जाएगा। ठीक, कंट्रोल प्लस होम, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जस्ट अपोजिट। कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा कि बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा। ठीक है, जो हमारा कर्सर उसके कहां पर ले जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पर ले जाएगा। कंट्रोल प्लस होम कर्सर को दस्तावेज की शुरुआत में ले जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग पर वो हमको ले जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस क्या होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉन्ट। ठीक, यानी कंट्रोल प्लस स्पेस हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट पर रीसेट करें। यानी अगर कोई भी टेक्स्ट है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है और फिर हम कंट्रोल उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस कर देंगे तो वो जैसा था शुरुआत में, यानी डिफॉल्ट में वो जैसा होगा वो वैसा का वैसा फॉन्ट हो जाएगा। किससे, कंट्रोल प्लस स्पेस से। ठीक है, ध्यान रखना कंट्रोल प्लस स्पेस से वो जिस भी, अगर तुमने साइज भी उसकी बढ़ा दी है तो वो डिफॉल्ट जिस साइज में था वो उसी साइज में चला जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर देखना कंट्रोल प्लस वन, ध्यान से समझना, यहां पर मैंने तीन लिए हुए हैं इसके, कंट्रोल प्लस वन लिया हुआ है, कंट्रोल प्लस टू लिया हुआ है और कंट्रोल प्लस थ्री नेक्स्ट तुम्हें बताऊंगा। तो इन तीनों को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो नेक्स्ट होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस वन से क्या होता है, सिंगल स्पेस लाइंस। देखिए जैसे ये लाइन लिखी है और ये लाइन लिखी है तो इनके बीच में क्या है, सिंगल स्पेस लाइन है। ठीक है, ये क्या है, कंट्रोल वन का यूज है। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल वन प्रेस कर दूं तो ये ऐसे ही रहेगा, इसके बीच में एक ही लाइन की स्पेस। ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस टू डबल स्पेस लाइंस, जैसे कि अगर यहां पर ये दो लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये दो लाइन लिखी हुई है और अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके, ठीक, इन दो लाइंस को सिलेक्ट करूं और कंट्रोल टू प्रेस कर दूं तो यहां पर जो ये एक लाइन की स्पेस है वो यहां पर दो लाइन की स्पेस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दो लाइंस के बीच में जो स्पेस होती है वो कंट्रोल प्लस वन या कंट्रोल प्लस टू से डिफाइन होगी। ठीक है ना, लाइंस के बीच की स्पेस को बोल देंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस फाइव। ठीक है, कंट्रोल प्लस फाइव क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस फाइव क्या होगा, 1.5 लाइन स्पेसिंग।
ठीक है, जो यहाँ पर 2 लाइन की स्पेस हो रही थी वो यहाँ पर कितनी होगी 1.5, ठीक है, वो यहाँ पर कितनी होगी तुम्हारी 1.5 की होगी, यानी 2 लाइन के बीच की जो स्पेस होगी वो कितनी हो जाएगी, एक लाइन और एक की आधी लाइन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके Ctrl+5 प्रेस कर दूं तो यहाँ पर जो इन दो लाइंस के बीच की जो स्पेस है, इस लाइन और इस लाइन के बीच की जो स्पेस है वो क्या हो जाएगी 1.5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं 62 पॉइंट पर। वो क्या बोल रहा है F1 देखो भाई फंक्शन की इसके तो हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, F1 क्या करता है, ओपन हेल्प, ये क्या करेगा, तुम्हारा जो हेल्प का डायलॉग बॉक्स है उसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ठीक है, हेल्प, तुम्हें अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है एमएस वर्ड पर तो तुम हेल्प के जरिए वहां पर अपनी प्रॉब्लम को सर्च करके अपना सॉल्यूशन को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। देखो ये सब छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जो कि किसी को पता नहीं होता। अब देखो पेस्ट का यूजुअली लोगों को पता होता है Ctrl+V ही सिर्फ। ठीक है, क्या पता होता है, Ctrl+V ही। ठीक है, यही होता है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि लास्ट तक जुड़े रहा करिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अभी तक हमको ये भी आप लोग नहीं पता होता है कि पेस्ट का मतलब सिर्फ Ctrl+V ही है। ठीक है, पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, सिर्फ और सिर्फ Ctrl+V ही। लेकिन अब जान लीजिए कि शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ठीक है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी क्या होता है, पेस्ट होता है। और वही वाला पेस्ट है, कोई ऐसा नहीं कि कोई यूनिक पेस्ट है कि हमारा जो भी हमारा फॉन्ट एडिट था किसी और डॉक्यूमेंट पर तो वो जहां पर हम लोग पेस्ट कर रहे हैं वहां पर एडिट नहीं होगा, नहीं, एकदम नॉर्मल सा पेस्ट है कि जो वहां पर होगा वही यहां पर भी हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में जरूर से रख लीजिएगा कि पेस्ट का शॉर्टकट सिर्फ Ctrl+V ही नहीं, शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी होता है। इसीलिए मैंने बोला कि पेपर में हो सकता है ये आपको घुमाने के लिए पूछ ले कि भाई पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+V के अलावा। ठीक है, और या तो बोल लेगा कि पेस्ट का शॉर्टकट क्या है और उसमें Ctrl+V देगा ही नहीं ऑप्शन में। ठीक, तो इसीलिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट को भी ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, अब देखिए F7 फंक्शनल कीज का यूज है। ठीक है, F7 फंक्शनल की स्पेल चेक सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि F7 से चयनित टेक्स्ट की वर्तनी जांचें। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ये पूरा एक टेक्स्ट है, ठीक है, अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके F7 कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्पेल चेक करेगा। ठीक है, यानी स्पेलिंग में कोई गलती तो नहीं है, किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, हमारा चेक कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है F7 क्या है, F7 शिफ्ट प्लस F7। ठीक है, एक्टिवेट द थिसारस। ठीक है, अब देखो थिसारस के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन में देखो डाल दिया है, इसको बताता हूं। फिलहाल F7 का मतलब पहले शिफ्ट प्लस F7 का यूज समझते हैं। थिसारस सक्रिय करें, यानी एक्टिव द थिसारस। ठीक है, थिसारस को एक्टिव करना। अब थिसारस क्या होता है ये समझते हैं। The thesaurus is a software tool that is used in the Microsoft Word document to look up, find synonyms, words with the same meaning and antonyms, word with the opposite meaning। ठीक है, ये चीज तो ध्यान में होगी ही ना कि सिनोनिम और एंटोनिम क्या होता है। सिनोनिम मतलब ऐसे वर्ड जिनकी सेम मीनिंग हो, एंटोनिम मतलब ऐसे वर्ड जिनकी ऑपोजिट मीनिंग हो। ठीक है, फॉर द सिलेक्टेड वर्ड। थिसॉरस हिंदी में भी एक बार इसको पढ़ लें। थिसॉरस एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में चयनित शब्द के लिए समानार्थक शब्द, समान अर्थ वाले शब्द और विलोम विपरीत अर्थ वाले शब्द देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिलेक्ट करके और वहां पर हम लोग थिसॉरस को एक्टिवेट कर देते हैं तो वहां पर वो क्या करेगा, जो भी वर्ड मतलब जितने वर्ड हैं उनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स में से मतलब कि जो भी सिनोनिम्स होंगे, सेम वर्ड्स जो होंगे मतलब सेम मीनिंग वाले जो वर्ड्स होंगे उनको निकाल लेगा और जो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स होंगे उनको भी निकाल लेगा। ठीक है, तो थिसॉरस को एक्टिवेट हम लोग करते हैं और फिर वहां पर हम लोग यही देखते हैं कि वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को क्या करेगा, वो अलग अलग करके सेपरेट करके वो ढूंढ लेगा। ठीक है, तो थिसॉरस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड डॉक्यूमेंट टू लुक अप या फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर द सिलेक्टेड वर्ड। ठीक है, किसी भी सिलेक्ट किए गए वर्ड पे अगर हमें उसका सिनोनिम या एंटोनिम निकालना है, लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर द सिलेक्टेड वर्ड, सिलेक्टेड वर्ड के लिए अगर मतलब कि अगर किसी शब्द को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, किसी शब्द को हमने सिलेक्ट कर लिया है और उसका हमें सिनोनिम या एंटोनिम निकालना है डॉक्यूमेंट में से, हमारे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में से निकालना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, थिसॉरस का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट शॉर्टकट है F12। ठीक है, F12 भाई देखो फंक्शनल कीज का शॉर्टकट है F12। ये क्या है, सेव एज, यानी कि कंट्रोल S तो होता है वो सेव का होता है और F12 जो होता है वो सेव एज का होता है। ठीक है, यानी इस रूप में सहेजें। ठीक है ना, चलो
अब क्या है नेक्स्ट, कंट्रोल एस। देखो कंट्रोल एस तो भाई सेव का होता है, सभी को पता है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अब लेकिन ये देखो शिफ्ट प्लस F12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। शिफ्ट प्लस F12 क्या है, सेव का है। देखो ये और ये सेम ही है, लेकिन कंट्रोल एस सबको पता होता है, लेकिन शिफ्ट प्लस F12 नहीं पता होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, शिफ्ट प्लस F12 क्या होता है, सेव होता है, और शिफ्ट प्लस इंसर्ट क्या होता है, पेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी ये क्या होता है, देखो भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो इसके बाद है टी वाला ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसर्ट द करंट डेट, यानी वर्तमान तिथि डालें। अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसमें हमें आज की करंट डेट डालनी है, ठीक है। तो हम क्या करें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी को प्रेस कर दें एक साथ, तो वहां पर जो हमारी करंट डेट होगी, जो उस टाइम की करंट डेट होगी, वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी क्या होता है, इंसर्ट द करेक्ट टाइम। देखो डी का मतलब यहां पर डेट्स है, ध्यान रखना, और टी का मतलब यहां क्या है, टाइम, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से क्या होता है, वर्तमान समय डालें। अगर हमें टाइम को इंसर्ट कराना है, जो भी हमारा करंट टाइम हो रहा है, जो उस टाइम पर टाइम हो रहा होगा, अगर हमें उसको इंसर्ट कराना है, तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। और वहीं पे अगर हमको डेट इंसर्ट करानी है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। चलो भाई फाइनली हम लोगों ने बहुत काम कर लिया एमएस वर्ड पर, और अब क्या करना है, हमें एमएस वर्ड को क्लोज करना है, ठीक है। क्या करना है हमें, एमएस वर्ड को क्लोज करना है, ठीक। बहुत पढ़ लिया एमएस वर्ड, अब हमें एमएस वर्ड को क्लोज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रेस कर दें, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे, वहां पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। चलो फिर आज के वीडियो को भी यहीं पर क्लोज करते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।